बीएड द्वितीय वर्ष में पर्यावरणीय शिक्षा विषय है। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन का बिंदु है, प्रकरण है आपदा प्रबंधन। इस आपदा प्रबंधन के लिए इनके योजना बनाएंगे। आपदाओं से बचाने के लिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे बचने के लिए एक योजना बनाएंगे, आपदा प्रबंधन योजना। और उनका एक चरण होगा, क्रम होगा, किस प्रकार से हम आपदा से बचाव कर सकते हैं, आपदा को कम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए ये आपदाओं के अंतर्गत है, इसकी रोकथाम पहला बिंदु है। इस चरण का पहला बिंदु आपदा की रोकथाम है। सबसे पहले हमें सूचना मिलती है। हम अध्यापक हैं, अध्यापक होने के नाते विद्यालयों में भी छात्रों को यह अवगत कराना है कि किस प्रकार से आपदाओं को कम किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है। क्योंकि इनको तो रोका नहीं जा सकता, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा आने से पूर्व और आपदा घटना घटित होने के बाद हम कैसे राहत कार्य कर सकते हैं, कैसे इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो इनके ये चरण हैं आपदा प्रबंधन योजना के चरण। योजना कैसे बनाएंगे, प्लानिंग कैसे बनाएंगे। आपदा की रोकथाम में समुद्री तूफान, बाढ़, हिमस्खलन, सूखा, भूकंप का तत्काल सूचना प्रसारण, यानी इनका सूचना मिलते ही सूचना प्रसारित करना है। इसके लिए हमें जागरूक होना है। और इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु है आपदा प्रभाव कम करना। अब आपदा के प्रभाव को कम तो कर सकते हैं, किस प्रकार से, एक एक को ले। जैसे बाढ़ है, तूफान है, भूकंप है, सूखा है, इन एक एक को लेते हैं कि किन सुझावों के द्वारा हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये हमारे शिक्षक के पास है बुद्धिमत्ता की, इसके द्वारा हम छात्रों को बता सकेंगे। और छात्र भावी जीवन में इस प्रकार के आने वाले आपदाओं, संकटों, जोखिमों की सूचना मिलते ही इसके पूर्व में क्या तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें, और घटना होने के बाद क्या तैयारी करें, किस प्रकार से राहत कार्य करें। इस संबंध में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उपाय। बाढ़ की सूचना आ गई, अब बाढ़ की सूचना आ गई तो हमें क्या करना है, इससे संबंधित है। सूचना मिलते ही विद्युत उपकरणों का स्विच ऑफ करना। जो भी घर में विद्युत उपकरण है इन सबका स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अब तो बाढ़ आ गई, घर में अगर पानी आता है तो हमें मकान छोड़ना है। तो इसके लिए अगर विद्युत ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। और मूल्यवान सामान को ऊंचाई पर ले जाना, ऊंचाई वाले कोई बंधा हो, कोई ऊंची जगह हो, वहां पर उन सामानों को, जो घर में मूल्यवान सारे सामान तो ले जाना संभव नहीं है, सूचना मिलते ही ऊंचाई स्थान पर ले जाना। घर छोड़ने की स्थिति में विद्युत व गैस आपूर्ति बंद कर देना, यानी विद्युत की आपूर्ति भी स्विच ऑफ कर देना, गैस की आपूर्ति भी डिस्कनेक्ट कर देना। खतरा हो सकता है भविष्य में कोई आगजनी हो जाए घर छोड़ने के बाद। और घर से निकलते हुए घर का ताला बंद कर देना, जिससे पानी के प्रवाह अगर आता है तो ज्यादा नुकसान न करे। राहत कार्य के लिए लोग आते हैं तो इजिली घर में प्रवेश करके कोई इस प्रकार के नुकसान नहीं करे। बाकी राहत कार्य में तो ताला खुलेगा, तो इसलिए ताला को बंद कर दे, घर सुरक्षित हो जाए। और रेडियो दूरदर्शन से प्रसारण सुनकर उनकी अनुपालना करना, कहाँ जाना है, राहत स्थान कौन सा है, ऊंचाई का स्थान कौन सा है, इस प्रकार का अगर कोई प्रसारण आता है कोई रेडियो से, दूरदर्शन से, उनका अनुपालन करना। इसी प्रकार से जो दूसरा है प्राकृतिक आपदा, वह है चक्रवात के प्रभाव। तो चक्रवात के प्रभाव को कम करने के उपाय कौन से हैं। देखिए, चक्रवात आने से 36 से 48 घंटे पूर्व जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार के साधन हैं जिनके द्वारा मिल जाती है। और रेडियो और दूरदर्शन से, इंटरनेट के माध्यम से इनकी सूचनाएं चारों तरफ प्रसारित हो गई इतने समय पहले, 36 से 48 घंटे पहले तो तैयारी करने का अपने पास है, अवसर है। तो अब इस चक्रवात में, तूफान में, समुद्री तूफान में क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके संबंधित सूचना प्रसारण की अद्यतन जानकारी रखना, तत्काल जानकारी रखना कि यह चक्रवात कितने किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से लगभग कब आने का है, उसके पूर्व में हम तैयारी कर लें। चक्रवात की सूचना मिलते ही खुले बोर्ड हो, लोहे की चादर हो, उड़ने वाले सामान हो, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। क्योंकि जो बोर्ड है, फ्लैक्स बोर्ड या लोहे के बोर्ड या इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं, या लोहे की चादरें छत पर पड़ी हो, घर के सामने पड़ी हुई हो, या इस प्रकार के उड़ने वाले कोई सामान हो जो आंधी तूफान आने के पश्चात चक्रवात के कारण एक दूसरे को सहायता कर्मियों के सिर के ऊपर या शरीर के ऊपर पड़ के उनको घायल कर सकते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पैक कर दें, रख दें, जिससे इस प्रकार के नुकसान नहीं हो। और खिड़की दरवाजा बंद कर दें,
खिड़की और दरवाजों को बंद कर दें जिससे कि हवा के तूफान के प्रभाव से घर प्रभावित नहीं हो। सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन के अनुसार सुरक्षित स्थान, अगर सरकार का कहना है कि बहुत तेज गति से ये तूफान आ रहा है, घर को छोड़ना है, घर टूट सकता है, उड़ सकता है, उस स्थिति में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्थान पे जाना है और तूफान रोकने के दौरान घरों से बाहर नहीं जाना है। समुद्र के किनारे पर, जैसे कई समुद्र के किनारे पर समुद्री तूफान आते हैं या ये तूफान आने के जस्ट बाद घरों से लोग बाहर निकल कर देखते हैं स्थिति क्या है, तो सामान्य परिस्थितियों में बिना जानकारी के मान लीजिए इस चक्रवात की स्थिति अभी आगे चल रही हो और जाएंगे तो उसी में प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए उनको इस प्रकार की व्यवस्थाओं से यानी इधर उधर घूमने फिरने से नहीं जाना चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे नाविक हैं, मछुआरे हैं, इन सबको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अब अगला बिंदु है सूखा आपदा के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। सूखा आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय, वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण करना, क्योंकि सूखा पड़ता है तो वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने से फसलों के लिए समस्या है, जनजीवन के लिए समस्या है। भूमिगत जल का अतिदोहन कम करना, जो ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से जल निकालते हैं और उनका अतिदोहन करते हैं, यानी जल की जितनी आवश्यकता नहीं है उसके अलावा भी जल निकालते हैं, उनका अतिदोहन करते हैं, उनको कम करना चाहिए। जल का उचित कम उपयोग करने की जीवन शैली अपनाना चाहिए और इस हेतु अन्य लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए। अपने केवल इस शैली अपनाने से नहीं होगा, आसपास जनजीवन, गांव को, मोहल्ले को, शहर को जागरूक करना होगा कि जल को कम करने की शैली का व्यवहार करें जिससे कि जल की कमी न हो। और पुनः जल चक्रण हेतु वृक्षारोपण करना, आपको ध्यान में है वृक्षारोपण करने से वर्षा होती है और जल चक्र की आपूर्ति होती रहती है। चूंकि जल का असमान वितरण है भूतल के नीचे और जल का असमान वितरण है वर्षा का, मानसून के कारण होता है, इसलिए सूखे की स्थिति आती है। तो इसलिए ये इस प्रकार की आपदा नहीं है जो अचानक आ गई, अचानक आने वाली आपदा नहीं है। वर्षा किसी क्षेत्र में कम हुआ है, उन क्षेत्रों में उनके प्रभाव को कम करने के ये तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अगर अपने जीवन शैली को जल कम प्रयोग करने का कर लें, या किसान फवारे के माध्यम से सिंचाई करने के लिए या बूंद बूंद सिंचाई का माध्यम अगर ढूंढ ले, जल का अतिदोहन नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, तो इनसे निजात मिल सकती है, इन समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अगला है भूकंप आपदा प्रभाव को कम करने की उपाय। भूकंप आपदा, अब चक्रवात की सूचना तो मिल जाती है 36 से 48 घंटे पहले, लेकिन भूकंप की सूचना तो तत्काल ही आती है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इस हेतु कुछ उपाय है, कुछ सुझाव है। कौन से? भूकंप मापन केंद्र की व्यवस्था विभिन्न शहरों में हो और वे क्षेत्र जो भूकंप के लिए अधिक प्रभावित हैं या प्रभावी हैं, भविष्य में भूकंप वहां आते रहते हैं, उन क्षेत्रों में तो शहर में प्रत्येक जगह ये भूकंप मापन केंद्र बनाए जाना चाहिए जिससे कि वहां की जनता को तुरंत पता चल सके और सूचना की सतर्कता होनी चाहिए। आवासीय बहुमंजिली इमारतों को भूकंप रोधी बनाना चाहिए। जो आवासीय मकान बहुमंजिली मकाने बनाते हैं उनको भूकंप रोधी बनाने से भूकंप तो आएगा, पृथ्वी पर प्रभाव भूतल पर तो पड़ेगा, लेकिन मकान की क्रैकिंग नहीं हो, उसका टूट करके गिरने से आसपास नुकसान नहीं हो, इसलिए उसे भूकंप रोधी बनाया जाना चाहिए। और भूकंप के पूर्व व पश्चात बचाव कार्य की तैयारी का प्रारूप सतर्कता से तैयार करना चाहिए। किस प्रकार से भूकंप आएगा उसके पूर्व की तैयारी, क्योंकि वो क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, और भूकंप आने के पश्चात चला गया तो पूर्व में ही प्रारूप बनाकर व्यवस्था होनी चाहिए। अलग अलग केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पे, गांव स्तर पे, समुदाय स्तर पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भूकंप आने के पश्चात राहत कार्य में हमें क्या क्या योजना बनाना है, क्या क्या कार्य करना है, ये पूर्व की तैयारी होनी चाहिए। अब इसके पश्चात आता है भूकंप आने पर सहायता कार्य शीघ्रता से करना चाहिए। भूकंप आ गया, इसके बाद जो भी सहयोग कार्य करना है, देखरेख करना है, व्यवस्थित जो पहले आउटलाइन बना रखा है उसके अनुसार पूर्व में ही कर लेनी चाहिए, तत्काल करनी चाहिए। भूकंप प्रभावित जनसंख्या को चिकित्सकीय हो या मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाते हैं कि हमारे घर टूट गए, सड़क खराब हो गया, कई सारी असुविधाएं आ गई, तो इसलिए वो मानसिक रूप से भी वो समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को कम करना चाहिए। सामाजिक रूप से एक
सामाजिक रूप से रहन सहन है उनकी भी व्यवस्था और वित्तीय सहायता पहुंचाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जहां भूकंप आ गया वहां जनसंख्या के लिए तुरंत चिकित्सकीय व्यवस्था और मानसिक यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित वहां चर्चा हो, वहां सामाजिक व्यवस्था और वित्तीय सहायता तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र को पुनर्वास का प्रबंधन करना चाहिए, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। भूकंपीय क्षेत्रों में नगरीकरण, जो ये विकास प्राधिकरण है अपने देश में, ये नगरीकरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि आबादी व भवन से भूतल पर अधिक दबाव बनता है और भूकंप की अधिकतम संभावनाएं बनी रहती। बहुमंजिली मकाने बना देते हैं, 10 मंजिले 15 मंजिले, और उसमें सब में आबादी रह जाती है तो उसका भार लोड भूतल पर पड़ता है। तो जो भूकंपीय क्षेत्र है जहां संभावना ही रहती है वहां पर अगर भूतल पर और दबाव देंगे तो कंपन आने में और सुविधा रहेगी और कंपन की तीव्रता और तेज होगी, जिससे नुकसान अधिक हो सकता है। इसलिए विकास प्राधिकरण को चाहिए कि उन स्थानों में इस प्रकार की जनसंख्या, इस प्रकार की बहुमंजिली आवासीय व्यवस्थाएं होने से रोके, प्रतिबंधित करें। भूकंप की सूचना आने पर धैर्य बनाए रखना। भूकंप की सूचना आ गई, अब धैर्य बनाए रखना है, हड़बड़ी से कुछ काम नहीं होगा और स्वविवेक से अपने को, आसपास को और दूसरे को सहयोग करना चाहिए। अब आइए देखते हैं, ये तो भूकंप को आपदा प्रभाव को कम करने से संबंधित ये दूसरा बिंदु था। अब इसके मुख्य बिंदु में तीसरा बिंदु हम लोग और देखेंगे। आपदा प्रबंधन योजना के चरण के तीसरे बिंदु के अंतर्गत आपदा से निपटने की तैयारी करना। ये कौन सी तैयारी है? पूर्व की भी तैयारी है और बाद की भी तैयारी है। पूर्व में आपात योजनाएं, यानी आपातकालीन अगर स्थिति आती है, भूकंप आता है, चक्रवात आता है, तो तुरंत हमें क्या व्यवस्था करनी होगी, ये पहले योजना बनाना है। और आपदा आ जाती है, इसके पश्चात उनकी राहत योजनाएं, राहत यानी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना नागरिकों को, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना। और ये अगला है पुनर्वास योजनाएं कि अब भूकंप आ गया, मकान उनके टूट गए, तो अब वापस उनकी आवासीय व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे, फिर किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करेंगे। ये पुनर्वास योजनाएं पूर्व में ही बननी चाहिए। अगला बिंदु आता है नेटवर्किंग दिशा में पहल। नेटवर्किंग का तात्पर्य है एक दूसरे से मिलकर के सूचनाओं को एकत्रित करके और सतर्क बनना, सूचना देना। यह शिक्षा के क्षेत्र में आता है। आप अध्यापक हैं, शिक्षा के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, देश के और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों से, प्रशिक्षण संस्थानों से जो भी अन्य गतिविधियां इस आपदा प्रबंधन और आपदा रोकने के उपाय के बारे में जो बनी हुई हैं, उनसे मिल करके उनसे नेटवर्किंग रखना, प्रत्येक सूचना रखना और उनके लिए राहत के लिए क्या वो अगली व्यवस्था करना है, इस प्रकार से सारी सूचनाएं लेकर के नेटवर्किंग रखना। सेमिनार के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और विभिन्न एक्टिविटी जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट, यानी मॉक ड्रिल, एक बार अभ्यास करके देखें कि आपदा आती है तो हम किस प्रकार से राहत दे सकते हैं। इन सब की गतिविधियां की नेटवर्किंग होनी चाहिए, समस्त सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लेना भी चाहिए और सूचनाएं प्रसारित भी होनी चाहिए। अब देखिए अंतिम बिंदु है इसके योजना के चरण की, आपदा एवं विकास। आपदा आ गई, आपदा के बाद सारा विध्वंस हो गया, चाहे वो जनमानस का जनहानि हो, चाहे संपत्ति की हानि हो। तो अब इसके पश्चात हमें विकास कार्य कैसे करना है, इसके लिए जैसे अभी बात आई थी सूखा की वृक्षारोपण करना है। तो जब चक्रवात आएगा तब भी वृक्षारोपण रहेगा तो सहयोग मिलेगा, जब भूकंप आएगा तब भी सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से अब वृक्षारोपण करने से हमें वर्षा होगी तो समान वितरण जल का होगा, असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा अगर भूकंप आता है तो हम उन क्षेत्रों की पहचान कर लें, सीमांकन कर लें कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आता है उन स्थलीय भाग पर हम मजबूत दीवार बना दे जहां से भूस्खलन होकर के किसी गांव को, आबादी को नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से भी व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के आपदा होने के पश्चात विकास योजनाएं बना करके हम आपदा प्रबंधन योजना के चरण को पूर्ण कर सकते हैं, इनको संतुलित कर सकते हैं, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।